आज हम एक ऐसी किताब पे बात करने वाले हैं जो बुद्ध की टीचिंग्स को बिल्कुल सीधे और बिना किसी लाग लपेट के समझाती है। इसका नाम है मास्टरिंग द कोर टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। और ये किताब आपको मीठी मीठी फिलॉसफी नहीं देती, बल्कि ये मेडिटेशन और ज्ञान का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कभी-कभी थोड़ा डरावना सा रोड मैप देती है। बिल्कुल। लेखक इसे एक नक्शे की तरह पेश करते हैं। उनका कहना है कि ज्ञान की यह यात्रा कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि इसके कुछ तयशुदा पड़ाव हैं जिन्हें समझा जा सकता है। ठीक जैसे किसी ट्रैक पर जाने से पहले आप नक्शा देखते हैं, हाँ, सही बात है। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन इसी नक्शे को समझना है। सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि ये सफर असल में महसूस कैसा होता है, इसके उतार चढ़ाव क्या है। कमाल है। एक नक्शा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हर बड़े सफर की तरह इसकी भी कोई तैयारी होगी, कोई बेस कैंप। हाँ, और किताब इसी बेस कैंप से शुरू होती है, जिसे वो 3 प्रशिक्षण या 3 ट्रेनिंग्स कहती हैं। ये इस पूरे रास्ते की नींव है। नैतिकता यानी मोरालिटी, एकाग्रता कंसंट्रेशन और प्रज्ञा विजडम। अच्छा। और ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक है। तो पहला है नैतिकता। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में नियम कानून, ये करो ये मत करो जैसी बातें आती हैं। क्या यहाँ भी वही मतलब है? उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यहाँ नैतिकता का मतलब सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को एक ऐसे तरीके से जीना है जो मन की शांति के लिए जमीन तैयार करे। जमीन तैयार करें मतलब सोचिए, अगर किसी की जिंदगी में हर तरफ उथल पुथल मची हो, रिश्ते खराब हों, सेहत का ध्यान ना हो, तो वो शांति से बैठ के ध्यान कैसे कर पाएगा? मुश्किल है ना। तो नैतिकता का मतलब है अपनी जिंदगी को संवारना, अपने इरादों को साफ रखना और दया भाव से काम करना। ये वो साफ सुथरी जमीन है जिस पर आगे की इमारत खड़ी होगी। समझ गया। तो ये एक तरह से अपने जीवन को अस्त व्यस्त होने से बचाना है, ताकि मन को एकाग्र होने का मौका मिल सके। और यहीं पर दूसरा प्रशिक्षण आता होगा। एकदम सही, एकाग्रता। जब आपकी जिंदगी में एक स्थिरता आ जाती है, तब आप अपने मन को साधना शुरू करते हैं। एकाग्रता का लक्ष्य है एक्सेस कंसंट्रेशन तक पहुंचना। ये वो स्थिति है जहां आपका मन बिना भटके किसी एक चीज पर, जैसे आपकी सांस पर, आराम से टिक सकता है। ये बहुत सुखद और शांत अनुभव हो सकता है। एक मिनट, अगर ये इतना सुखद है तो इसमें कोई पेच, कोई जाल भी है क्या? क्योंकि अक्सर ऐसी चीजों के साथ एक लेकिन जुड़ा होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। किताब में एक बड़ी चेतावनी है। एकाग्रता से मिलने वाली शांति और आनंद वो इतने आकर्षक हो सकते हैं कि लोग उसी में खो जाते हैं। अच्छा। ये एक तरह का आध्यात्मिक नशा बन सकता है। लोग घंटों तक उस आनंद में डूबे रहना चाहते हैं, लेकिन ये सीधे प्रज्ञा या ज्ञान की ओर नहीं ले जाता। मतलब ये बस एक बहुत ही आरामदायक ठहराव है, मंजिल नहीं। बिल्कुल। अच्छा, तो एकाग्रता एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन ये खुद में लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है तीसरा, प्रशिक्षण, प्रज्ञा या विजडम। ये क्या है? प्रज्ञा का मतलब है चीजों को और खुद को वैसे ही देखना जैसी वो असल में हैं, बिना किसी फिल्टर के। इसका मूल आइडिया ये है कि हमारे रोजमर्रा के अनुभवों में ही सबसे गहरा सच छिपा है, बस हमें उसे सही तरीके से देखने की जरूरत है। और यहीं से असली एडवेंचर शुरू होता है। इन तीनों के बीच के रिश्ते को समझाने के लिए किताब में एक बहुत मजेदार कल्पना की गई है। सोचिए कि ये नैतिकता, एकाग्रता और प्रज्ञा तीनों एक बार में बैठे हैं और बहस कर रहे हैं। हाँ। नैतिकता कहती है, तुम दोनों कितने स्वार्थी हो, मैं बाहर दुनिया में जाकर लोगों की मदद करती हूँ, समाज को बेहतर बनाती हूँ, और तुम दोनों यहाँ अपनी चटाई पर आंखें बंद करके बैठे रहते हो। हाँ। इस पर एकाग्रता कहती है, अरे भाई शांत हो जाओ, अगर मेरा साथ न हो तो तुम्हारा मन इतना भटकेगा कि तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे। और फिर प्रज्ञा की एंट्री होती है। आखिर में तीनों को एहसास होता है कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सही बात है। दुनिया में काम करने के लिए नैतिकता चाहिए, उस काम को ठीक से करने के लिए एकाग्रता चाहिए, और उस काम को बिना अहंकार के करने के लिए प्रज्ञा चाहिए। संतुलन ही सब कुछ है। ठीक है, तो नैतिकता और एकाग्रता के सफर की तैयारी है, पर असली एडवेंचर तो प्रज्ञा में है, जहां दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। चलिए उस हिस्से में चलते हैं। प्रज्ञा के औजार क्या हैं? प्रज्ञा के 3 मुख्य औजार हैं, जिन्हें 3 लक्षण या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कहा गया है। ये है अनित्यता, दुख और अनात्मन। इम्परमानेंस, अनसैटिस्फैक्टरीनेस एंड नो सेल्फ। हाँ,
किताब का दावा है कि इन तीनों को सिर्फ बौद्धिक रूप से नहीं बल्कि अपने अनुभव के स्तर पर गहराई से समझ लेना ही ज्ञान है। पहला है अनित्यता, मतलब सब कुछ बदल रहा है। ये तो हम सब जानते हैं, इसमें नया क्या है? नया है इसका सीधा अनुभव करना। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है। किताब कहती है कि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमारी पूरी वास्तविकता पल पल में बन और बिगड़ रही है, जैसे किसी पुरानी फिल्म के फ्रेम एक के बाद एक आते जाते हैं। या टीवी पे जब सिग्नल नहीं आता तो जो स्नो दिखता है। बिल्कुल वैसा ही। हर कण लगातार बदल रहा है। हमें जो एक ठोस स्थिर दुनिया दिखती है वो असल में एक भ्रम है। ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है। क्या इसे अनुभव करने का कोई तरीका बताया गया है? हाँ, एक बहुत ही सरल अभ्यास है। अपनी दोनों तर्जनी उंगलियों को सामने रखें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है। अब कोशिश करें कि एक ही पल में दोनों उंगलियों की संवेदना को महसूस करें। किताब के अनुसार ये असंभव है। अच्छा। आपका ध्यान एक पल इस उंगली पर जाएगा तो अगले ही पल दूसरी पर। ये इतनी तेजी से होता है कि हमें लगता है हम दोनों को एक साथ महसूस कर रहे हैं। ये अभ्यास हमें दिखाता है कि हमारा अनुभव भी ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में पैदा होता है और खत्म हो जाता है। वाह। दूसरा लक्षण है दुख या अनसैटिस्फैक्टरीनेस। इसका मतलब तो उदासी या दर्द होगा? सिर्फ उतना नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। दुख का मतलब है एक बुनियादी बेचैनी जो हर अनुभव में मौजूद है, यहाँ तक कि सुखद अनुभवों में भी। सुखद अनुभवों में भी? कैसे? कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई नई चीज खरीदी, जैसे कोई फोन, और कुछ दिन की खुशी के बाद वो वाव वाली फीलिंग चली गई? हाँ, हमेशा होता है। या कोई अच्छी छुट्टी भी खत्म हो जाती है? दुख यही है, हर चीज के बदलने की वजह से एक स्थायी संतुष्टि का न मिल पाना। ये उस निरंतर प्रयास से आता है जिसमें हम एक स्थायी मैं और स्थायी खुशी को पकड़ कर रखना चाहते हैं। समझ गया। और जब हम इस सच्चाई को देख लेते हैं तब क्या होता है? तब हम उस कोशिश को छोड़ देते हैं। लेखक एक जबरदस्त उदाहरण देते हैं। बताइए। यह एक गर्म कोयले को छोड़ने जैसा है जिसे हम अनजाने में पकड़े हुए थे। हमें पता ही नहीं था कि हम खुद को जला रहे हैं। वाह। और तीसरा और शायद सबसे दिमाग हिला देने वाला लक्षण, अनात्मन या नो सेल्फ। इसका क्या मतलब है? कोई आत्मा नहीं है? ये सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप मौजूद नहीं हैं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर कोई एक स्थायी ठोस मैं या देखने वाला वॉचर नहीं बैठा है जो सारे अनुभव कर रहा है। क्या मतलब? हम सोचते हैं कि एक मैं है जो देख रहा है, एक मैं है जो सुन रहा है। किताब कहती है कि कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ देखना हो रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ सुनना हो रहा है। एक मिनट, ये तो दिमाग को पूरी तरह हिला देता है। अगर कोई मैं नहीं है तो अभी ये बातचीत कौन कर रहा है, या जो सुन रहा है वो कौन है? सांस भी बाकी संवेदनाओं की तरह ही है। विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं का एक बंडल जो हर पल बदल रहा है। हमने बस उस बंडल को एक नाम दे दिया है मैं। इस भ्रम को तोड़ना ही ज्ञान की सबसे बड़ी छलांग है। ठीक है, तो हमारे पास नींव है, मतलब 3 प्रशिक्षण, और औजार भी हैं, 3 लक्षण। लेकिन अब उस नक्शे पर आते हैं। किताब कहती है कि ये एक सफर है जिसके कुछ प्रिडिक्टेबल मोड़ हैं। ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है? हाँ, किताब में अंतर्दृष्टि की प्रगति के 16 चरण बताए गए हैं जो एक पूरी कहानी की तरह है। हम सभी 16 पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन इसके मुख्य पड़ावों को देखेंगे, जो किसी एडवेंचर फिल्म से कम नहीं है। सुनने में मजेदार लग रहा है। तो शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत में पहले 3 चरणों में आप अपने मन और शरीर को अलग-अलग प्रक्रियाओं के रूप में देखना शुरू करते हैं। आपको समझ आने लगता है कि हर चीज का एक कारण और एक प्रभाव है, और फिर आप उस कंपन या वाइब्रेशन को महसूस करना शुरू करते हैं जिसकी हमने बात की थी। अच्छा। यह शारीरिक रूप से बहुत अजीब लग सकता है। लोगों को शरीर में तनाव, जबड़े में जकड़न या अनियंत्रित झटके भी महसूस हो सकते हैं। और इसके बाद आता है कहानी का पहला बड़ा मोड़, शिखर। बिल्कुल, चरण 4, जिसे किताब उदय और व्यय कहती है। अंग्रेजी में इसे अराइजिंग एंड पासिंग अवे कहते हैं, और योगी इसे शॉर्ट में ANP बुलाते हैं। ANP, ठीक है। ये एक जबरदस्त अनुभव है। आपकी चेतना बहुत साफ हो जाती है, रंगों और ध्वनियों का अनुभव गहरा हो जाता है। किताब के अनुसार इस चरण में लोगों को बहुत आनंद, दिव्य प्रकाश और यहाँ तक कि शरीर से बाहर होने जैसे अनुभव भी हो सकते हैं।
वाह, ये तो कमाल का लग रहा है। तो फिर यही मंजिल क्यों नहीं है? कोई क्यों इससे आगे जाना चाहेगा? क्योंकि ये एक पिएज, एक जाल है। ये इतना आकर्षक होता है कि लोग इसे ही आत्मज्ञान समझ लेते हैं। वो सोचते हैं मैं पहुंच गया। लेकिन किताब चेतावनी देती है कि हर शिखर के बाद एक ढलान आती है, और इस मामले में ये ढलान एक बहुत गहरी खाई है। और उस खाई का नाम है अंधेरी रात या द डार्क नाइट। ये सुनने में ही डरावना है। और ये है भी। एएनपी का शिखर जब ढलता है तो एक बहुत ही मुश्किल दौर शुरू होता है, जिसे द डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कहा जाता है। ये पहचान का एक गहरा संकट है। संकट? हाँ, एएनपी का सारा आनंद और स्पष्टता गायब हो जाती है। ध्यान करना बोझ जैसा लगने लगता है। एक मिनट, ये सुनकर तो कोई भी डर जाएगा। मतलब जो इंसान मन की शांति के लिए ध्यान शुरू कर रहा है, वो एक गहरे संकट में पड़ सकता है। किताब इसे निकलने का कोई रास्ता बताती है? बचने का नहीं, बल्कि इसे समझने और इससे गुजरने का। ये इस रास्ते का एक जरूरी हिस्सा है। इस अंधेरी रात के कई चरण हैं। विघटन, डिसोल्यूशन, जहां सब कुछ बिखरता हुआ महसूस होता है। फिर आते हैं भय, दुख और घृणा के चरण। सालों से दबी हुई भावनाएं सतह पर आ जाती हैं। आप उस बुनियादी दुख का अनुभव करते हैं जिसकी हमने पहले बात की थी, लेकिन अब वो 10 गुना ज्यादा तीव्रता से महसूस होता है। तो इस दौर में लोग क्या गलतियां करते हैं? सबसे बड़ी गलती, लोग सोचते हैं कि ये बेचैनी उनकी बाहरी जिंदगी की वजह से है। उन्हें लगता है शायद मेरी नौकरी खराब है या मेरे रिश्ते में समस्या है, और वो अपनी जिंदगी बदल देते हैं। हाँ, और वे अपनी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव कर देते हैं। नौकरी छोड़ देते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं, ये समझे बिना कि समस्या का स्रोत उनकी अपनी गहरी होती हुई अंतर्दृष्टि है, बाहरी दुनिया नहीं। ये बहुत ही खतरनाक मोड़ है। बहुत ज्यादा। यहीं पर कई लोग अभ्यास छोड़ देते हैं। इस मुश्किल दौर से निकलने के लिए किताब एक वीडियो गेम का उदाहरण देती है, शूटिंग एलियंस। ये क्या है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। कल्पना कीजिए कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं, जहां एलियंस, जो आपकी डरावनी संवेदनाएं और विचार हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है। अगर आप उन पर ध्यान देते हैं और उनकी असली प्रकृति, कि वो अनित्य है, दुख से भरे हैं और उनमें कोई मैं नहीं है, को देख लेते हैं, तो यह उन्हें शूट करने जैसा है और वे गायब हो जाते हैं। और अगर आप चूक गए? लेकिन अगर आप चूक गए या डर कर भाग गए, तो वे आपको शूट करते हैं, यानी आप दुख के चक्र में और गहरे फंस जाते हैं। और अगर कोई इस अंधेरी रात से गुजर जाए, तो आगे क्या है? उस अंधेरी सुरंग के बाद रोशनी आती है, समता या इक्वेनिमिटी का चरण आता है, जहां आप सुख और दुख दोनों को बिना किसी पक्षपात के देख पाते हैं। एक गहरी शांति और संतुलन का अनुभव होता है। और फिर आता है अंतिम पड़ाव, मार्ग और फल। पाथ एंड फ्रूइशन। हाँ, ये निर्वाण या शून्यता का पहला स्वाद है। किताब इसे एक पल के लिए सभी अनुभवों का पूरी तरह से रुक जाना बताती है, जिसके बाद एक ऐसी शांति महसूस होती है जिसकी तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। तो इस सफलता के बाद क्या होता है? क्या जिंदगी हमेशा के लिए परफेक्ट हो जाती है? क्या ये स्थायी आनंद की स्थिति है? यहीं पर किताब सबसे बड़े मिथकों को तोड़ती है। ये आत्मज्ञान के मॉडल पर चर्चा करती है। लेखक कहती हैं कि लोगों के दिमाग में ज्ञान को लेकर कई गलत धारणाएं हैं। पहला, वो भावनात्मक मॉडल और मनोवैज्ञानिक मॉडल को खारिज करती हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ज्ञानी व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता या उसकी सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं खत्म हो जाती हैं? बिल्कुल। लेखक साफ कहती हैं कि ये सच नहीं है। एक ज्ञानी व्यक्ति भी गुस्सा कर सकता है, दुखी हो सकता है या मूर्खतापूर्ण काम कर सकता है। ज्ञान का मतलब एक परफेक्ट इंसान बनना नहीं है। किताब एक बहुत बड़ा फर्क बताती है। ये द्वैत को छोड़ने के बारे में है, न कि अपनी समस्याओं को छोड़ने के बारे में। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ज्ञान का लक्ष्य एक परफेक्ट, हर वक्त शांत इंसान बनना नहीं है, बल्कि सच्चाई को जैसी है वैसी देखना है, भले ही वो मुश्किल हो। इसने तो पूरी परिभाषा ही बदल दी। बिल्कुल। इसी तरह किताब स्थायी आनंद मॉडल को भी खारिज करती है। ये निरंतर खुशी की स्थिति नहीं है। अच्छा? निर्वाण का आनंद किसी पार्टी वाले आनंद जैसा नहीं है। ये वास्तविकता की गहरी समृद्धि और पूर्णता को समझने का आनंद है, जिसमें दर्दनाक हिस्से भी शामिल हैं। हर पल में एक तरह की संपूर्णता को देखना। एग्जैक्टली। चाहे वो सुखद हो या दुखद। और किताब उन स्कूलों या गुरुओं के बारे में क्या कहती है जो कहते हैं कुछ करने को नहीं है या आप पहले से ही वहां हैं? लेखक इसकी तीखी आलोचना करते हैं।
उनका तर्क है कि ये अक्सर अभ्यास न करने का एक आलसी बहाना बन जाता है। हाँ, अंतिम सत्य में शायद कुछ करने को नहीं है, लेकिन उस स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत, प्रयास और सटीक अभ्यास की जरूरत होती है। मतलब ये एक स्किल है जिसे विकसित करना पड़ता है। बिल्कुल, ठीक वैसे ही जैसे कोई पियानो बजाना सीखता है, ये अपने आप नहीं होता। लेकिन ये जो कुछ करने को नहीं है वाली बात है, उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। कई परंपराएं तो यही सिखाती हैं। क्या लेखक इसे पूरी तरह से खारिज कर देते हैं? उनका तर्क है कि यह दृष्टिकोण उन्नत अभ्यासियों के लिए सही हो सकता है, लेकिन शुरुआती लोगों के लिए यह बहुत भ्रामक हो सकता है। यह कहने जैसा है कि किसी बच्चे को जिसने अभी अक्षर सीखे हैं, कह दिया जाए तुम पहले से ही एक महान लेखक हो। तकनीक और प्रयास जरूरी हैं। ये सब सुनने के बाद ये यात्रा किसी को अपने सीखने या व्यक्तिगत विकास के दृष्टिकोण के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है? क्या हमेशा उस आदर्श, उस पूर्णता का लक्ष्य रखना मददगार होता है, या क्या यह रास्ता दिखाता है कि असली विकास अपूर्णता को स्वीकार करने और उसके साथ काम करने में है? मेरे हिसाब से ये इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। ये पूर्णता के आदर्शवादी मॉडलों को छोड़कर वास्तविकता का सीधा सामना करने का रास्ता है, अपनी सारी खामियों के साथ। तो आज की इस बातचीत का सार यह है कि गहरी अंतर्दृष्टि का मार्ग एक ज्ञात नक्शे पर आधारित यात्रा है। ये आसान नहीं है। इसमें अविश्वसनीय ऊंचाइयां हैं और बहुत गहरी डरावनी नीचाइयां भी हैं, जिसे अंधेरी रात कहते हैं। लेकिन ये कोई रहस्य नहीं है, ये एक नक्शा है जिस पर चला जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, किताब इस पर जोर देती है कि ये संभव है। ये सिर्फ हिमालय में बैठे किसी योगी या प्राचीन मिथकों के पात्रों के लिए नहीं है। ये आज के सामान्य लोगों के लिए भी संभव है, अगर वो समर्पित और सटीक अभ्यास करने को तैयार हैं। आज की ये चर्चा सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाती है। किताब में सही समय पर सही विमान या राइट प्लेन राइट टाइम की एक अवधारणा का जिक्र है। इसका मतलब है कि कभी हमें दुनिया को द्वैतवादी नजरिए से देखना पड़ता है। मैं और तुम, सही और गलत। कार चलाने या बिल भरने के लिए ये जरूरी है। लेकिन कभी कभी हमें उस गहरे अद्वैत नजरिए से देखने की जरूरत होती है। तो सवाल यह है कि वास्तविकता को देखने के इस गहरे तरीके को जानने के बाद कोई ये कैसे तय करता है कि किस नजरिए का इस्तेमाल कब करना है? कोई ऐसे गहरे ज्ञान को अपनी सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में बिना निष्क्रिय या समाज से कटा हुआ महसूस किए कैसे एकीकृत कर सकता है?